अच्छा, ऐसा नहीं इकबाल साहब, ये अब मैं इस बहस में नहीं जाता कि आपने इमरान खान को क्यों उठाया, उसमें बहुत बहस कर चुके हैं। आज हमने बहस ये करनी है कि आप पाकिस्तान को टर्न अराउंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो आज आपने कॉन्फ्रेंस की है, इसमें आपका फोकस क्या है? कौन से सेक्टर्स पर, शोबों पे आपने फोकस किया है कि वहां पर आपने रिफॉर्म्स लेके आनी है और पाकिस्तान को आपने कम से कम 6 महीने में तब्दीली का प्रोसेस जो है उसको शुरू कर देना है? देखिए, एक मैं सिर्फ बात कहूंगा जो चित्राली साहब कह रहे हैं कि ये इंतजार करते, देखिए कि ये एक साल में सियासी तौर पे मर जाता। खतरा ये था कि सियासी तौर पे तो मरता लेकिन मुल्क और मईशत को भी मार देता। तो इसलिए शायद ये मोहलत नहीं थी हमारे पास। और जो फैसले अब हम कर रहे हैं वो हम ये नहीं कि अपने पास से कर रहे हैं, IMF के साथ हमारा मुआहदा करने को जो दिल चाहने की या ना चाहने की बात नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, अगर आप IMF से रास्ता तोड़ते हैं तो आप पूरे बैनुल अक़वामी जो मालियाती निज़ाम है उससे अगर निकलते हैं तो आपकी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा, आपका पॉलिटिकल रिस्क कहाँ जाएगा, आपका रुपया जो है किस कदर तेज़ी से पता नहीं 250-300 रुपये कहाँ पे जाके अटकेगा, उसका महंगाई पे क्या असर पड़ेगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा है उसमें वो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने हमारे साथ एक मुआहदे पे दस्तखत किए थे। हमें ये नहीं पता शौकत तरीन कौन है, हफीज शेख कौन है, हमें ये पता है कि हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा है। तो अगर आपने हमसे फाइनेंसिंग लेनी है तो आप उस मुआहदे पे अमल करें। अगर उस मुआहदे पे अमल नहीं करना चाहते तो आप फाइनेंसिंग ना लें। अच्छा, आप फाइनेंसिंग नहीं लेते, उसका मुतबादिल क्या है? पाकिस्तान को इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए ज़र मुबादला की जरूरत है और ये एक सस्ता तरीन कर्जा है जो हम हासिल कर सकते हैं, जिससे कि हम बैंकरप्सी से बच सकते हैं। दिवालिया होने की एक बहुत बड़ी अपनी कॉस्ट है, या तो फिर 2-3 साल के लिए हम तैयार कर लें। वैसे हम डिफॉल्ट होने से बच गए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि जैसे आज वजीर खजाना ने कहा कि वो जो हम रेड जोन की तरफ जा रहे थे उससे हम वापस आ गए हैं। अब जो अगला चैलेंज है हमने मुस्तहकम करना है। आपने जो सवाल किया था, आज वजीर आजम ने भी इसकी निशानदेही की, मैंने भी अपनी तकरीर में की। हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, जब एटमी धमाका लगा था तब भी हमें ज़राअत ने बेल आउट किया था। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो 6 महीने के अंदर आपको रिटर्न दे देता है। आज आप पॉलिसी ठीक करेंगे, अगली पैदावार के ऊपर फसल की आपको उसका नतीजा आ जाएगा। तो लिहाजा एक जो हम टॉप प्रायोरिटी कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर पे कर रहे हैं और इसके लिए हमने बजट में एग्रीकल्चर के आज कोई वर्किंग ग्रुप था? जी, एग्रीकल्चर के ऊपर वर्किंग ग्रुप था, उसने तजावीज किए हैं। दूसरी तरफ जो हमारा असल चैलेंज है वो एक्सपोर्ट्स का है। पाकिस्तान का जो 75 साल से डायलेमा है वो ये है कि जब भी हम ग्रोथ की तरफ जाते हैं, हम ज़र मुबादला को कंज्यूम करने की अपनी डिमांड बढ़ाते हैं, लेकिन ज़र मुबादला या डॉलर कमाने की कैपेसिटी एक्सपोर्ट्स के जरिए नहीं बढ़ा पाते। ठीक है। तो इससे फिर हम दबाव में आ जाते हैं। लिहाजा आज एक्सपोर्ट्स को हमने बहुत फोकस किया है कि किस तरीके से हम अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो पाकिस्तान का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। हमारी नौजवान आबादी है, स्टार्टअप्स पैदा हो रहे हैं और हमने पिछले अपने दौर में 3G 4G के लाइसेंस जब किए थे उससे एक मुल्क में इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ। लेकिन एहसन साहब, पुलिस रिफॉर्म्स का जो आपका कानून है पाकिस्तान में वो 1860 का चल रहा है। उसके ऊपर भी एक वर्किंग ग्रुप था कि जिसमें पुलिस की इस्लाहात, हमारे सिविल सर्विस साहब नजर आ रहे थे, वो भी वहां मौजूद थे। इन सारे हमने चीजों के ऊपर अपनी सिफारिशात और तजावीज बनाई हैं। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि हमारा असल अब ये है कि हम अगले 6 महीने में हर शोबे में ऐसे 2-3, देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। पेट्रोलियम वालों ने कहा जी कि 2018 से हमारी पॉलिसी बनी पड़ी है। वो कभी कभी जब भी तैयार होने लगती है स्पेशल असिस्टेंट बदल जाता था, अच्छा अब नया आएगा, वो बनेगा, वो करेगा। वो कहा जी आप ये हमारी पॉलिसी बना दें, उससे हमारे पूरी इंडस्ट्री में क्लैरिटी आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाएगी। वो पॉलिसी रुकी हुई 4